अकबर बीरबल की कहानी छोटी रेखा। प्रारंभिक दृश्य दरबार में प्रश्न। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे, जहां उनके सभी नवरत्न मंत्रीगण, दरबारी और कुछ आमंत्रित मेहमान उपस्थित थे। चर्चा ज्ञान विज्ञान, राजनीति और समाज से जुड़े विषयों पर चल रही थी। तभी अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने सभी की ओर देखते हुए कहा, हमारे बीच में सबसे बुद्धिमान कौन है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मैं आज एक नई कसौटी पर परखना चाहता हूं कि कौन बिना किसी को छोटा किए बड़ी बात कर सकता है। सभी दरबारी थोड़ा चौंके, लेकिन बादशाह ने तुरंत ही अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक थाली में रेत लाया और उसमें एक छड़ी से एक सीधी रेखा खींच दी। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, यह रेखा देख रहे हो आप सब? अब मुझे ऐसा कोई दिखाओ जो बिना इस रेखा को छुए या मिटाए इसे छोटा बना दे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी रेखा को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने सोचने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं सूझा। कुछ ने तो मन ही मन यह भी सोच लिया कि यह असंभव है। दरबारियों की कोशिशें। एक दरबारी ने झिझकते हुए कहा, जहां पनाह, अगर हम इसे घेर दें या मिटा दें तो यह रेखा छोटी लग सकती है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैंने कहा था कि रेखा को मिटाना या छूना नहीं है। अब दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई बीरबल की ओर देखने लगा, क्योंकि अब सभी जानते थे कि अगर कोई इसका उत्तर दे सकता है तो वह सिर्फ बीरबल ही है। बीरबल की चतुराई। बीरबल शांत भाव से मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। अकबर बोले, जरूर बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। बीरबल ने उसी रेत में पहली रेखा के ठीक पास एक दूसरी रेखा खींच दी, जो पहली रेखा से लंबी थी। अब सभी दरबारी चकित रह गए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, बिना पहली रेखा को छुए या मिटाए मैंने एक और रेखा खींची है। अब पहली रेखा स्वयं ही छोटी दिख रही है। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाकई अतुलनीय है। तुमने बिना किसी को नीचा दिखाए बड़प्पन की मिसाल कायम की है। गहराई से सीख। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, जीवन में यही सिद्धांत काम आता है। जब हम किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके स्तर को गिराने की बजाय स्वयं को ऊंचा उठाना चाहिए। इस प्रकार हम न सिर्फ श्रेष्ठ बनते हैं, बल्कि दूसरों का सम्मान भी बनाए रखते हैं। अकबर ने उसकी बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह सीख मेरे जीवन के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध होगी। हमें हमेशा अपने कार्यों और विचारों से ऊंचाई प्राप्त करनी चाहिए, न कि दूसरों को गिराकर। घटना का प्रभाव और संदेश। उस दिन के बाद दरबारियों के सोचने का तरीका बदल गया। अब वे प्रतिस्पर्धा के बजाय आत्मविकास पर ध्यान देने लगे। बीरबल की यह सीख न केवल दरबार में बल्कि पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते हैं कि जब यह किस्सा आम लोगों तक पहुंचा तो कई व्यापारियों, कारीगरों और सामान्य नागरिकों ने इसे अपने जीवन में अपनाया। वे दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय अपने हुनर को निखारने लगे। इस प्रकार एक सरल सी रेखा ने लोगों की सोच को दिशा दे दी। समापन। अकबर का निष्कर्ष। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इस छोटी सी रेखा के माध्यम से जो पाठ हमें पढ़ाया, क्या वह सभी परिस्थितियों में लागू होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ज्यादातर जीवन की समस्याओं का हल इसी में छिपा होता है, दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय स्वयं को ऊंचा उठाना। यही सच्चा विकास है। अकबर ने संतोष की सांस ली और कहा,
तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन होता है कि तुम्हारे जैसे सलाहकार के होते हुए मेरा राज्य हमेशा सही मार्ग पर रहेगा। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को नीचा दिखाए बिना भी हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। दूसरों को छोटा साबित करने की बजाय अगर हम अपने को बड़ा बनाएं तो यही सच्ची बुद्धिमत्ता और नैतिकता है। अकबर बीरबल की कहानी, राजा का न्याय। प्रस्तावना। बादशाह अकबर के दरबार में अनेक ज्ञानी, बुद्धिमान और अनुभवी दरबारी बैठते थे, लेकिन उन सब में बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता सर्वोपरि थी। वह न केवल बुद्धि में तेज थे, बल्कि आम जनता की पीड़ा को भी गहराई से समझते थे। यही कारण था कि बादशाह अकबर उन्हें सबसे ज्यादा मानते और हर मुश्किल में उनकी सलाह लिया करते। यह कथा उस समय की है जब न्याय के नाम पर कुछ लोग बेईमानी और छल करने लगे थे। बादशाह अकबर को यह खबर मिली और उन्होंने बीरबल की मदद से एक अनोखा न्याय किया। प्रारंभिक घटना। एक दिन की बात है। गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर थी। राजधानी आगरा में एक व्यापारी हांफता हुआ महल की ओर दौड़ा चला आ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता, भय और क्रोध के मिश्रित भाव थे। महल के पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा कि उसे बादशाह से तुरंत मिलना है। संदेश मिलने पर अकबर ने उसे बुलवाया। व्यापारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ है, विस्तार से बताओ। व्यापारी ने बताया, जहांपनाह, मैं शहर का ईमानदार व्यापारी हूं। मैंने अपने जीवन भर की कमाई एक लोहार के पास अमानत के रूप में रखी थी। वह मेरा पुराना मित्र था, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया। लेकिन अब वह मेरा धन लौटाने से इनकार कर रहा है। कहता है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं। बादशाह ने भौहें चढ़ा लीं, यह गंभीर मामला है। बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं कल ही इस मामले को सुलझा दूंगा। जांच की तैयारी। बीरबल ने दोनों पक्षों को अगली सुबह दरबार में उपस्थित होने को कहा। व्यापारी, जो रामदास नाम से जाना जाता था, समय पर पहुंच गया। लोहार, जिसका नाम भैरव था, थोड़ा घबराया हुआ लेकिन शांत दिखाई दे रहा था। बीरबल ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब आप दोनों मुझे विस्तार से बताइए। लेकिन पहले रामदास। रामदास ने बताया, मैंने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं एक लोहे की संदूक में रखकर भैरव को सौंपी थीं। वह कहता रहा कि जब भी चाहो ले जाना। लेकिन जब मैंने 3 दिन पहले मांगा तो वह मुकर गया। बीरबल ने भैरव की ओर देखा, क्या यह सच है? भैरव ने बिना झिझक उत्तर दिया, झूठ है हुजूर। रामदास ने मुझे कभी कोई संदूक नहीं सौंपा। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। बीरबल ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। लेकिन रामदास, तुम शाम को मेरे निवास स्थान पर आना। रामदास आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। बीरबल की योजना। शाम को रामदास जब बीरबल के घर पहुंचा तो वहां एक सेवक पहले से तैयार खड़ा था। बीरबल ने कहा, रामदास, मुझे उस संदूक का आकार बताओ और वह कहाँ रखा गया था। रामदास ने बताया कि संदूक लोहे का था, करीब 3 हाथ लंबा और 1.5 हाथ चौड़ा। वह भैरव के घर के पीछे के कमरे में रखा गया था। बीरबल ने सेवक से कहा, तुरंत जाकर भैरव के घर के आसपास के माहौल की जांच करो, खासकर उसके पिछवाड़े में क्या रखा है, और देखो कि वह दिन भर कहाँ गया था। सेवक गया और रात को लौट आया।
उसने बताया कि भैरव दिन भर घर पर नहीं था, लेकिन पीछे वाले कमरे में ताज़ा खुदाई के निशान हैं। बीरबल मुस्कराए। अब मुझे पूरा यकीन है कि रामदास सच बोल रहा है, उन्होंने कहा। दरबार में न्याय। अगली सुबह बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आज इस मामले में न्याय होगा, परंतु थोड़े विशेष तरीके से। दरबार लगा, दोनों पक्ष फिर से हाजिर हुए। बीरबल ने कहा, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। भैरव, तुम लोहार हो तो तुमसे एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे लिए दरबार में एक लोहे का संदूक बनाओ, बिल्कुल वैसा ही जैसा रामदास ने बताया था। भैरव ने कहा, मगर मुझे तो संदूक बनाना नहीं आता, मैं तो हथियार बनाता हूं। बीरबल ने तेजी से पूछा, अरे, तुमने तो कहा था कि तुम लोहार हो। भैरव झेंप गया, हाँ हूं, पर संदूक मैंने कभी नहीं बनाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा झूठ अब सामने आ गया है। अगर तुमने संदूक नहीं बनाया तो वह संदूक जो खुदाई में मिला वह कहां से आया? सभी दरबारी चौंक उठे। भैरव की बोलती बंद हो गई। बीरबल ने फिर कहा, हमारे सेवकों ने तुम्हारे घर के पिछवाड़े से ताज़ा खुदाई के निशान पाए हैं, और वहां कुछ दबा हुआ था। क्या वह संदूक है? यह हम अभी पता करेंगे। अकबर ने तुरंत सैनिकों को भैरव के घर जाकर खुदाई करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक वापस आए और संदूक ले आए। रामदास की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हाँ जहां पनाह, यही वो संदूक है। बीरबल ने संदूक खुलवाया, उसमें 5000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। न्याय और दंड। अकबर ने क्रोधित होकर भैरव से कहा, तूने न केवल अमानत में खयानत की, बल्कि हमारे दरबार में झूठ भी बोला। यह गंभीर अपराध है। भैरव गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दीजिए जहांपना, लालच में गलती हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा निर्णय क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसे अपराधी को कुछ समय के लिए कारावास में डालना चाहिए, ताकि दूसरों को सबक मिले। साथ ही वह स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य का दुगुना रकम राज्यकोष में जुर्माने के रूप में जमा करे। अकबर ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा, यही न्याय है। घटना का प्रभाव। इस घटना ने राज्य में एक नई चेतना फैला दी। अब लोग जान गए कि बीरबल की नजर से कोई छल नहीं बच सकता। लोगों ने अमानत को पवित्र समझना शुरू किया। व्यापारी वर्ग ने बीरबल को धन्यवाद दिया और रामदास को उसकी ईमानदारी पर गौरव मिला। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। कभी भी झूठ और छल से रास्ता नहीं बनता। न्याय अगर बुद्धिमानी से किया जाए तो वह केवल सच्चाई को उजागर नहीं करता, बल्कि समाज को सही राह भी दिखाता है। बीरबल की तरह हमें धैर्यपूर्वक सत्य की तह तक पहुंचना चाहिए, तभी हम सच्चा न्याय कर सकते हैं। समापन। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता का यह किस्सा आज भी न्याय, ईमानदारी और सत्य की मिसाल बना हुआ है। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा भी था, बीरबल, तुम्हारे रहते हुए मुझे किसी न्यायालय की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी उपस्थिति ही मेरे दरबार की सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में बुद्धिमत्ता, हास्य और न्याय की अद्वितीय मिसाल हैं। बीरबल की खासियत यह थी कि वह किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने विवेक और चतुराई से ऐसा हल निकालते थे जिससे हर कोई चकित रह जाता था। आज की यह कहानी बीरबल की सजा, बीरबल की एक अनोखी परीक्षा और उसके द्वारा दिए गए न्याय का परिचायक है। प्रारंभिक दृश्य। दरबार में गलती। एक बार की बात है, मुगल दरबार में एक महत्वपूर्ण अवसर पर कुछ अफसरों की गलती के कारण एक विशेष विदेशी मेहमान का अपमान हो गया।
वह मेहमान अफगानिस्तान से आया एक राजदूत था जो खास निमंत्रण पर आगरा आया था। उसने बादशाह अकबर से भरी सभा में नाराजगी जताते हुए कहा, जहांपनाह, आपके दरबार के अफसरों ने मेरी घोड़े की देखभाल में लापरवाही की। मेरा घोड़ा बीमार पड़ गया है। यह अपमान नहीं तो और क्या है। अकबर यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने तुरंत दोषियों की पहचान करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में एक मंत्री ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, दरबार के कर्मचारियों ने बीरबल को ही उस घोड़े की व्यवस्था का जिम्मा सौंपा था। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि बीरबल कभी लापरवाही नहीं करते, लेकिन अब जब नाम सामने आ चुका था तो मामला गंभीर हो गया। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अगर यह सच है तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मुझे अपनी सफाई देने का अवसर चाहिए। अकबर बोले, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। या तो अपनी बेगुनाही साबित करो या सजा भुगतो। 3 दिन की मोहलत। बीरबल महल से बाहर निकले और सोचने लगे, इस बार मामला गंभीर है। अगर यह राजदूत नाराज होकर गया तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मुझे सिर्फ अपनी बेगुनाही ही नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी बचानी है। बीरबल ने सबसे पहले उस अस्तबल के मुखिया से मिलना शुरू किया जहां घोड़े को रखा गया था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि घोड़े की देखभाल वास्तव में उपयुक्त ढंग से नहीं हुई थी। बीरबल को शक हुआ कि यह कोई साजिश है। उन्होंने उस सेवक से पूछताछ शुरू की जिसने घोड़े को चारा दिया था। सेवक ने कहा, हुजूर, मुझे बस यह आदेश मिला था कि इस घोड़े को आम चारे की जगह नया अनाज दिया जाए, पर कोई व्यक्ति आकर बार बार आदेश बदलता रहा। बीरबल ने और गहराई से जांच शुरू की और दरबार के कुछ पुराने अफसरों से बात की। एक अफसर ने डरते डरते कहा, बीरबल जी, दरबार में कुछ लोग आपसे जलते हैं। वे ही शायद इस गलती को आपके सिर मढ़ना चाहते हैं। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने अगले दिन दरबार में आने की तैयारी की, लेकिन इस बार वे सामान्य वस्त्रों में नहीं बल्कि एक साधारण सेवक के वेश में आए। चतुराई से किया गया भंडाफोड़। बीरबल ने दरबार में आकर सबसे पहले उस सेवक को बुलवाया जिसने घोड़े को चारा दिया था। फिर उन्होंने उससे दरबार के सामने वही सवाल पूछे जो उन्होंने एक दिन पहले पूछे थे। सेवक बार बार अपना बयान बदलता रहा। कभी वह कहता कि बीरबल ने आदेश दिया, कभी कहता कि कोई और आया था। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, सच बोलो वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। सेवक डर गया और रोते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कीजिए। मुझे काजी साहब ने आदेश दिया था कि मैं घोड़े को साधारण चारा दूं और किसी से कुछ न कहूं। उन्होंने ही कहा था कि इस गलती का दोष बीरबल पर डाल देना। दरबार में हड़कंप मच गया। काजी साहब वही थे जो पिछले कई महीनों से बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। उनका मानना था कि बीरबल के रहते वे कभी प्रमुख सलाहकार नहीं बन सकते। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर सेवक से पूछा, क्या तुम इस बात की पुष्टि कर सकते हो? सेवक ने कहा, हाँ हुजूर, मेरे पास काजी साहब की लिखी पर्ची भी है जिसमें यह आदेश लिखा था। वह पर्ची दरबार में लाई गई। अब कोई शक नहीं रह गया कि यह बीरबल के खिलाफ गहरी साजिश थी। बीरबल की सजा। अब मामला स्पष्ट हो चुका था। अकबर ने गुस्से में काजी की ओर देखा और कहा, तुमने दरबार के सबसे ईमानदार दरबारी के खिलाफ साजिश रची। तुम्हें इसकी सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन तभी बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, जहांपनाह, क्षमा करें, पर मैं चाहता हूं कि मेरी सजा मैं खुद तय करूं।
अकबर और दरबार के सभी लोग चौंक गए। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, जहां पनाह, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा और मैंने 3 दिन में अपनी सच्चाई साबित की। लेकिन अगर मैंने सच्चाई उजागर न की होती तो क्या होता? इसलिए मेरी सजा यह है कि भविष्य में कोई भी दरबारी बिना प्रमाण के किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकेगा। यदि लगाए तो पहले उसकी सत्यता की जांच हो। अगर झूठा निकला तो उसे दोहरी सजा दी जाए। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ चतुर ही नहीं, न्यायप्रिय भी हो। घटना का प्रभाव। इस घटना के बाद दरबार में सभी अफसर सतर्क हो गए। अब कोई भी बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करता था। काजी को उसके पद से हटा दिया गया और उसे एक दूरवर्ती गांव में भेज दिया गया। वहां उसे जनता की सेवा करने का आदेश दिया गया। अकबर ने बीरबल को खुलेआम दरबार में सम्मानित किया और कहा, तुम्हारे जैसे सलाहकार के होते हुए मुझे किसी न्यायालय की आवश्यकता नहीं। तुम ही मेरे राज्य के असली न्यायाधीश हो। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दो, साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच्चाई उसका जवाब जरूर देती है। 3, नेता वही है जो दूसरों के लिए उदाहरण बने, जैसे बीरबल बने। 4, दंड का असली उद्देश्य बदला नहीं, सुधार होता है। यही बीरबल ने काजी को गांव भेजकर दिखाया। समापन। बीरबल के जीवन की यह घटना आज भी हमें यह सिखाती है कि न्याय का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हमारा विवेक और नीयत सही है तो अंततः सच्चाई की जीत होती है। और यही कारण है कि आज भी जब हम किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो हमारे भीतर कहीं न कहीं बीरबल जैसी हिम्मत और चतुराई जाग उठती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की गैरहाजिरी। प्रारंभ। बीरबल का अचानक चले जाना। एक दिन सुबह सुबह की बात है, बादशाह अकबर दरबार में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बीरबल मौजूद नहीं हैं। यह बात बहुत असामान्य थी, क्योंकि बीरबल रोज सबसे पहले दरबार में पहुंच जाते थे। अकबर ने दरबारी से पूछा, क्या बीरबल आज बीमार हैं? एक सेवक ने कहा, जहां पनाह, उन्होंने आज सुबह एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा है कि वह कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहेंगे। अकबर ने आश्चर्य से पत्र पढ़ा। जहां पनाह, किसी कारणवश मुझे कुछ समय के लिए दरबार से दूर जाना पड़ रहा है। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। कृपया मुझे क्षमा करें। बीरबल। अकबर परेशान हो गए। बिना कारण, बिना सूचना बीरबल का इस तरह चले जाना उन्हें खलने लगा। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को बीरबल की खोज में भेजा, लेकिन 3 दिनों तक कोई पता नहीं चला। दरबार में नई चुनौतियां। बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार की व्यवस्था बिगड़ने लगी। हर दिन कोई न कोई विवाद आता और किसी की बुद्धिमत्ता से उसका समाधान नहीं हो पाता। एक दिन एक व्यापारी दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, जहां पनाह, मेरी समस्या बड़ी विचित्र है। मेरे पड़ोसी का पेड़ मेरी जमीन की ओर झुक गया है और उसके फल मेरे खेत में गिरते हैं। अब वह कहता है कि फल उसके हैं क्योंकि पेड़ उसका है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरी जमीन पर गिरा वह मेरा है। अकबर ने अपने मंत्री से कहा कि इसका निर्णय किया जाए। मंत्री ने कहा, जिसका पेड़ है फल भी उसी के हैं। लेकिन इस फैसले से जनता में असंतोष फैल गया। लोग कहने लगे, अगर बीरबल होते तो इससे कहीं बेहतर फैसला होता। हर दिन दरबार में किसी न किसी तरह की परेशानी आती और हर कोई बीरबल को याद करता। बीरबल का भेष बदलकर राज्य में भ्रमण। असल में बीरबल कहीं भागे नहीं थे।
उन्होंने भेष बदलकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमना शुरू कर दिया था। वे यह देखना चाहते थे कि दरबार में उनकी अनुपस्थिति में जनता की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाता है और दरबार के मंत्री कितने न्यायप्रिय हैं। उन्होंने कई गांवों में भ्रमण किया और पाया कि कुछ स्थानों पर अधिकारी जनता को डरा धमकाकर उनका धन हड़प रहे थे। बीरबल ने यह सब अपनी डायरी में दर्ज किया और सोचा, अब समय आ गया है वापस दरबार लौटने का। बीरबल की वापसी और परीक्षा। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में लौटे। पूरे दरबार में उत्साह फैल गया। बादशाह अकबर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए लेकिन थोड़े नाराज भी थे। बीरबल, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने राज्य की असली परीक्षा करनी चाहिए। मैंने भेष बदलकर आम जनता के बीच समय बिताया। मैं देखना चाहता था कि दरबार के मंत्री और अधिकारी कितने योग्य हैं। अकबर ने कहा, तो क्या पाया तुमने? बीरबल बोले, मैंने बहुत कुछ देखा जहांपना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय का असली मूल्य तभी समझा जाता है जब न्याय करने वाला सच्चा और निडर हो। दरबार में कई मंत्री केवल दिखावे के निर्णय कर रहे थे। उन्होंने न तो जनता की बात सुनी न ही सच्चाई जानी। बीरबल ने फिर व्यापारी और पड़ोसी वाले मामले का उल्लेख किया और कहा, अगर पेड़ का फल किसी और की जमीन पर गिरता है तो फल उस जमीन के मालिक का होना चाहिए, लेकिन उसका बीज फिर पेड़ वाले की जमीन में जाएगा, इसलिए दोनों को साझा लाभ मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर सिर हिला दिया। 1 सप्ताह में तुमने सबक सिखा दिया, बीरबल। दरबारियों की जलन और चुनौती। बीरबल की वापसी से कुछ दरबारी खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि बीरबल को कोई मुश्किल चुनौती दी जाए जिससे उनकी प्रतिष्ठा कम हो सके। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, बीरबल तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों न हम उन्हें एक चुनौती दें। अगर वे विफल हुए तो समझेंगे कि उनका ज्ञान अब पहले जैसा नहीं रहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मुझे चुनौतियां पसंद हैं। चुनौती सबसे कीमती वस्तु। चुनौती यह थी कि बीरबल को पूरे राज्य में घूमकर वह चीज लानी थी जो सबसे कीमती हो, पर वह सोने चांदी या धन न हो। वह वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो इंसान की जिंदगी का असली मूल्य हो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, मैं 3 दिन में लौटकर वह वस्तु दरबार में पेश करूंगा। बीरबल की खोज। बीरबल चल पड़े, इस बार फिर साधारण वेश में। उन्होंने कई गांवों में लोगों से पूछा, तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज क्या है? किसी ने कहा परिवार, किसी ने कहा शिक्षा, किसी ने कहा स्वास्थ्य, लेकिन एक वृद्ध किसान ने कुछ अलग कहा, बाबा, सबसे कीमती वस्तु है विश्वास। एक बार टूटा तो फिर जुड़ नहीं सकता। बीरबल को उत्तर मिल चुका था। उन्होंने उस किसान से उसकी मिट्टी ली, उस खेत की मिट्टी जिसमें उसने सारा जीवन मेहनत की थी। दरबार में जवाब। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने एक छोटे पात्र में मिट्टी लेकर दरबार में पेश किया। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह उस भूमि की मिट्टी है जहां एक किसान ने जीवन भर मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, अपने बच्चों को शिक्षा दी, समाज को नैतिकता सिखाई और सबसे बढ़कर विश्वास जीता। यह मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, मेहनत, ईमानदारी और विश्वास का प्रतीक है। यही सबसे कीमती वस्तु है। दरबार में सन्नाटा छा गया, फिर जोरदार तालियों की गूंज उठी। सभी दरबारी भी अब चुप थे। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा,
बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, अनुभव और संवेदना से भी जुड़ी होती है। निष्कर्ष और शिक्षा। इस कहानी से हमें कई मूल्यवान बातें सीखने को मिलती हैं। एक, बुद्धि सिर्फ पुस्तकों से नहीं, अनुभव और निरीक्षण से आती है। दो, विश्वास, ईमानदारी और न्याय ये किसी भी राज्य की असली नींव होते हैं। तीन, कभी कभी अनुपस्थिति से भी उपस्थिति का महत्व बढ़ता है। चार, नेता वही जो कठिन समय में रास्ता दिखाए, और बीरबल ने यही किया। समापन। बीरबल की यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा खजाना न धन होता है, न ही ताकत, बल्कि वो व्यक्ति जो सच्चाई, न्याय और बुद्धिमत्ता से उसे दिशा देता है। और मुगल दरबार को यह सौभाग्य प्राप्त था बीरबल के रूप में। अकबर बीरबल की कहानी, बुद्धि की जीत। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य, नीति और व्यवहारिक चतुराई का बोध भी कराती हैं। बीरबल अपनी कुशाग्र बुद्धि, हास्यबोध और न्यायप्रियता के कारण बादशाह अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे। यह कहानी बुद्धि की जीत एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसमें बीरबल की सूझबूझ ने पूरे साम्राज्य को चौंका दिया। कहानी की शुरुआत, दरबार में शंका। एक दिन की बात है। अकबर का दरबार सज चुका था। मंत्री, दरबारी, सैनिक और आमजन सभी दरबार में मौजूद थे। बादशाह अकबर किसी गंभीर सोच में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तभी उन्होंने बीरबल को बुलवाया। अकबर, बीरबल, मैं एक विचित्र समस्या में उलझ गया हूं। बीरबल, हुजूर, जब तक आपकी सेवा में बीरबल है, किसी भी समस्या को बड़ा नहीं माना जाएगा। फरमाइए, क्या परेशानी है? अकबर, राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक कई व्यापारियों ने शिकायत की है कि उनके घर या दुकानों से कीमती वस्तुएं चोरी हो रही हैं। लेकिन चोर को पकड़ पाना मुश्किल हो गया है। राज्य के सिपाही असफल हो रहे हैं। बीरबल, यह तो सचमुच गंभीर बात है। क्या कोई सुराग मिला? अकबर, नहीं, और यही मेरी चिंता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस रहस्य को सुलझाओ। चोर को पकड़ो और दरबार में लाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं 3 दिनों का समय चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि तीसरे दिन चोर आपकी अदालत में पेश होगा। बीरबल की योजना। बीरबल को समझ में आ गया था कि चोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जो दरबार या दरबार से जुड़ी व्यवस्था को भली भांति जानता है। उन्होंने सबसे पहले व्यापारियों से मुलाकात की और घटनाओं का विश्लेषण किया। हर बार चोरी उस समय हुई थी जब व्यापारी किसी सार्वजनिक आयोजन में शामिल थे। बीरबल ने अनुमान लगाया कि चोर भी कोई ऐसा है जो आयोजनों की खबरें पहले से जानता है और इनका फायदा उठाता है। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने एक घोषणा करवाई। तीसरे दिन दरबार में अकबर बादशाह स्वयं सभी व्यापारियों को पुरस्कृत करेंगे। जो व्यापारी सबसे अधिक कर चुका है, उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। अब बीरबल ने व्यापारी संघ के अध्यक्ष से गुप्त रूप से एक और काम करवाया। सभी व्यापारियों को एक विशेष पोटली दी गई जिसमें थोड़ा सा आटा और कोयला मिलाया गया था और कहा गया, यह बादशाह की ओर से विशेष परीक्षण के लिए है। इसे अपने घर में रखिए और देखिए क्या चमत्कार होता है। तीसरे दिन का दरबार। तीसरे दिन दरबार विशेष रूप से सजा हुआ था। व्यापारी अपने सुंदर वस्त्रों में आए थे। बीरबल ने एक नया नाटक तैयार कर रखा था। उन्होंने दरबार में सबके सामने कहा, जहां पनाह, मैंने एक विशेष यंत्र बनवाया है जो चोर को तुरंत पहचान सकता है। सभी व्यापारियों को उसकी परिक्रमा करनी होगी
और यदि वह यंत्र चोर को पहचान लेगा तो लाल रोशनी जल उठेगी। अब तक व्यापारी डरे हुए थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। दरबार में एक बड़े कपड़े के नीचे एक ढांचा खड़ा था। उसमें कोई यंत्र नहीं था, बस एक बड़ी सी खाली जगह थी। सभी व्यापारी उसकी परिक्रमा करने लगे। जब सब परिक्रमा कर चुके तो बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब आप सभी को अपनी दी गई पोटली दिखानी होगी। हमने उसमें एक विशेष रसायन मिलाया था। यदि किसी के हाथ काले हैं तो वह चोर है। दरबारियों और व्यापारियों ने अपने अपने हाथ दिखाए। लगभग सभी के हाथ साफ थे, पर एक व्यापारी के हाथ में हल्का सा काला निशान था। वह घबरा गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह यही चोर है। इसने डर के मारे बार बार अपनी पोटली खोली और अपने हाथ साफ करता रहा। इसी वजह से कोयले का रंग इसके हाथ पर चिपक गया। वह व्यापारी घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, हुजूर माफ कर दीजिए, मैं लोभी हो गया था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन और पाने की चाहत ने मुझे अंधा कर दिया। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से मुश्किल को सुलझा दिया। अब बताओ इस चोर को क्या सजा दी जाए। बीरबल का न्याय। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह सजा जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसी कि वह केवल सजा न हो बल्कि एक शिक्षा भी बन जाए। इस व्यापारी को अगले 1 महीने तक हर दिन गरीबों को भोजन कराने का आदेश दिया जाए। इसके साथ ही उसे सार्वजनिक रूप से चोरी की घटना स्वीकार करनी होगी और भविष्य में व्यापार में ईमानदारी का संकल्प लेना होगा। अकबर ने कहा, यह सजा कठोर नहीं पर शिक्षाप्रद है। मुझे यह मंजूर है। दरबार में ईर्ष्या की चिंगारी। बीरबल की एक और जीत से दरबार के कुछ मंत्री और दरबारी जलने लगे। खासकर राजा टोडरमल, जो अपनी कुशल आर्थिक नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे, पर बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान थे। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल को एक ऐसी चुनौती दी जाए जिसमें तर्क नहीं बल्कि दर्शन की आवश्यकता हो तो शायद वह चूक जाए। अगले ही दिन टोडरमल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल बहुत ज्ञानी हैं, पर क्या वे यह बता सकते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, यह सवाल तुम्हारे लिए है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं कल दरबार में दूंगा। बीरबल का उत्तर, आत्ममंथन। रात भर बीरबल सोचते रहे। उन्होंने तर्क, ग्रंथ और दर्शन का मनन किया। फिर सुबह दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहम होता है। यही में जब बढ़ जाता है तो वह किसी की नहीं सुनता, न माता पिता की न गुरु की। वह स्वयं को सब कुछ समझने लगता है और यही विनाश का कारण बनता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध सब अहम की संतानें हैं। जो अहम को जीत लेता है वह स्वयं से जीतता है, और जो स्वयं से जीत गया उसे कोई शत्रु नहीं हरा सकता। अकबर भावुक हो उठे। उन्होंने बीरबल की बात को लिखने का आदेश दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारा ज्ञान केवल राज्य नहीं बल्कि आत्मा का मार्गदर्शन करता है। निष्कर्ष और शिक्षा। इस लंबी घटना श्रृंखला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक, बुद्धि और विवेक किसी भी संकट का समाधान बन सकते हैं। 2, चोरी, अपराध, लालच, इनसे लड़ने के लिए केवल दंड नहीं बल्कि सुधार की नीतियां जरूरी हैं। 3, अहम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसे जीतना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 4, एक सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों की समस्याएं समझे, उन्हें हल करे और साथ ही उन्हें सही राह दिखाए। समापन।
बीरबल न केवल एक चतुर दरबारी थे, बल्कि वे आत्मज्ञान, नीति और न्याय के मार्गदर्शक भी थे। उनकी कहानियां केवल किस्से नहीं, बल्कि हर युग में प्रासंगिक शिक्षाएं हैं। आज भी जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो हमें बीरबल की चतुराई, धैर्य और दूरदर्शिता की याद आती है। और यही कारण है कि बीरबल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बुद्धि और न्याय का प्रतीक हैं। अकबर बीरबल की कहानी, मूल्यवान सच्चाई। कहानी का आरंभ एक अनोखी प्रतियोगिता। एक दिन की बात है। मुगल दरबार अपने पूरे शान से सजा था। शाही दीवान में दरबारियों की चहल पहल थी। बादशाह अकबर भी प्रसन्नचित्त दिख रहे थे। अचानक उन्होंने घोषणा की, अकबर, हम अपने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं, सबसे मूल्यवान वस्तु की खोज। जो दरबारी सबसे मूल्यवान वस्तु दरबार में लाएगा, उसे हमारी ओर से विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित हो उठे। कुछ ने तो वहीं विचार करने शुरू कर दिए, कोई हीरा लाने की सोच रहा था, तो कोई पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चुप थे। अकबर ने उन्हें लक्ष्य कर कहा, बीरबल, तुम क्या लाने वाले हो? बीरबल, जहांपनाह, मैं कुछ ऐसा लाऊंगा जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अकबर, तो फिर ठीक है, 7 दिनों का समय है। प्रतियोगिता की समाप्ति पर सभी दरबार में अपनी वस्तु प्रस्तुत करेंगे। दरबारियों की तैयारियां। अगले 7 दिनों तक पूरा राज्य जैसे किसी बड़े आयोजन की तैयारी में लग गया। मंत्री, अमीर, दरबारी सभी अत्यंत कीमती वस्तुएं खोजने में लग गए। सेनापति बहादुर खां ने एक दुर्लभ तलवार मंगवाई, जिसे कभी सिकंदर ने प्रयोग किया था। कवि गुलशनदास ने शांति और प्रेम पर आधारित एक पुरानी पांडुलिपि खोज निकाली। व्यापारीजनों ने एक विशालकाय हीरा लाकर पेश करने का मन बनाया। बीरबल शांत थे। वे गांव-गांव घूम रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं बताया कि क्या। 7वें दिन का दरबार। 7वें दिन का दरबार विशेष रूप से सजा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सबकी आंखें उत्सुकता से एक-एक दरबारी की ओर टिकी थीं। सबसे पहले सेनापति ने अपनी तलवार प्रस्तुत की। वह वाकई बेजोड़ थी, सुनहरे म्यान में जड़ा वह शस्त्र चमक रहा था। अकबर, बहुत सुंदर। यह वाकई बहुमूल्य वस्तु है। कवि गुलशनदास ने अपनी पांडुलिपि सुनाई, भावुक कर देने वाली रचना थी। उसके बाद कई और दरबारियों ने अपने कीमती सामान प्रस्तुत किए। अब बारी आई बीरबल की। अकबर, बीरबल, अब तुम बताओ कि तुमने क्या लाया है। बीरबल उठे और उनके साथ एक वृद्ध महिला धीरे धीरे चलकर दरबार में आई। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में गहराई और चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां थीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं इस महिला को लाया हूं, यह ही मेरी सबसे मूल्यवान वस्तु है। दरबार में हलचल मच गई। सबने कानाफूसी शुरू कर दी। एक दरबारी ने फुसफुसाकर कहा, बीरबल तो हार गया। लेकिन अकबर शांत रहे। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह कोई सामान नहीं है। यह तो एक साधारण वृद्धा है। तुम इसे सबसे मूल्यवान वस्तु कैसे कह सकते हो? वृद्धा की कहानी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, इस वृद्धा का नाम जमुनाबाई है। यह हमारे ही राज्य के एक छोटे से गांव से आई है। यह उस किसान की विधवा है जिसने अकाल के समय में अपने प्राण देकर भी गांव के अनाथ बच्चों को बचाया था। जब सब भाग रहे थे, तब इसने गांव नहीं छोड़ा। जब खाने को कुछ नहीं था, तब भी इसने अपने घर का अनाज बांट दिया। और जब उसके बेटे को भुखमरी से मरते देखा, तब भी किसी से बदला नहीं लिया, बस दूसरों को बचाना है, यह सोचकर जीती रही।
यह वो महिला है जिसने हर मूल्य पर सत्य और सेवा को चुना। यह वह वस्तु है जिसकी न कोई नीलामी हो सकती है, न ही मोलभाव। ऐसे लोगों का होना ही इस राज्य की असली पूंजी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें नम हो गईं। बीरबल की बातों का प्रभाव। अकबर, बीरबल, तुमने आज जो लाया है वह न केवल मूल्यवान है बल्कि प्रेरणादायक भी है। जब तक हमारे राज्य में ऐसे नागरिक हैं, हमें किसी धन या हथियार की आवश्यकता नहीं। उन्होंने वृद्धा को अपने हाथों से शॉल ओढ़ाई और कहा, आपका जीवन हमारे लिए आदर्श है। आप इस राज्य की जीवित धरोहर हैं। दरबारियों की आंखों में सम्मान का भाव था। बीरबल को विजेता घोषित किया गया, लेकिन बीरबल ने पुरस्कार लेने से इनकार करते हुए कहा, जहांपनाह, यह पुरस्कार जमुना बाई को मिलना चाहिए। दरबार की राजनीति और ईर्ष्या। हालांकि दरबार में यह घटना सभी को प्रेरणा दे रही थी, कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से असंतुष्ट थे। मुख्य दरबारी बदरुद्दीन ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल अद्भुत हैं, पर क्या कभी आपने उन्हें कोई ऐसी चुनौती दी है जो केवल बुद्धि से नहीं बल्कि न्याय और तर्क के मेल से सुलझानी पड़े? अकबर ने यह बात ध्यान में रख ली और कुछ ही दिनों में उन्हें एक अवसर भी मिल गया। एक कठिन मामला। राज्य के दक्षिणी हिस्से से एक मामला दरबार में आया। दो औरतें एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। दोनों स्त्रियां अत्यंत गरीब थीं। दोनों ने यह दावा किया कि बच्चा उनका है। दोनों के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। अब दरबार में न्याय का प्रश्न खड़ा था। अकबर ने बीरबल से कहा, अब बताओ बीरबल, न्याय कैसे किया जाए? बीरबल ने बच्चे को ध्यान से देखा, फिर दोनों महिलाओं को। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, यदि दोनों में से कोई यह सिद्ध नहीं कर सकती कि यह बच्चा उसका है, तो हम बच्चे को दो हिस्सों में काटकर आधा आधा दे देंगे। यह सुनते ही एक महिला चुप रही, जबकि दूसरी चीख पड़ी, नहीं, नहीं, आप ऐसा न करें। यह बच्चा इसका ही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर बच्चा जिंदा रहना चाहिए। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, यही है सच्ची मां। दरबार गूंज उठा। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता फिर सिद्ध हो गई। निष्कर्ष और शिक्षा। इस लंबी कथा से हमें कई गहरी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। एक, सबसे मूल्यवान चीज वह होती है जो प्रेरणा दे, जो आत्मा को स्पर्श करे। दो, मूल्य सिर्फ पैसों से नहीं, सेवा, त्याग और करुणा से तय होता है। तीन, न्याय के लिए केवल कानून नहीं, भावनाओं की भी आवश्यकता होती है। चार, बुद्धिमत्ता केवल तर्क तक सीमित नहीं, वह करुणा, विवेक और नैतिकता का संगम है। समापन। बीरबल की कहानियां आज भी हमारे जीवन को दिशा देती हैं। वे केवल मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि जीवन के आदर्श हैं। मूल्यवान सच्चाई हमें यह सिखाती है कि सबसे मूल्यवान वही है जो दूसरों के लिए जीता है, और न्याय वही है जो मनुष्य की गहराइयों को पहचान कर किया जाए। अगर आप चाहें तो अगली कहानी में बीरबल की युवावस्था या उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चुनौती पर आधारित कहानी सुना सकता हूं। बताइए अगली कहानी कैसी होनी चाहिए? अकबर बीरबल की कहानी, सच्चाई का इनाम। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन कहानियों में चतुराई, न्याय, हास्य और जीवन के गहरे मूल्य समाहित होते हैं। बीरबल, जो कि राजा अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे, अपने हाजिर जवाब और गूढ़ विचारों से दरबार को अक्सर चमत्कृत कर देते थे। यह कहानी, सच्चाई का इनाम, उनके न्याय और मानवता को दर्शाने वाली एक प्रेरक गाथा है।
दरबार में असामान्य फरियाद। एक दिन दरबार लगा था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारियों की कतार सामने खड़ी थी। उस दिन मौसम में हल्की ठंडक थी, पर दरबार में गर्मागर्म बहस चल रही थी। अचानक दो आदमी दरबार में घबराए हुए आए। वे दोनों किसान थे, एक का नाम था रामू और दूसरे का श्यामू। रामू ने कहा, जहांपनाह, कृपा कर हमें न्याय दिलाइए। श्यामू ने मेरी गाय चुरा ली है और अब उसे अपनी बता रहा है। श्यामू बोला, यह झूठ है महाराज। यह गाय मेरी है, मेरे पास उसकी देखभाल का पूरा विवरण है। अकबर ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। बताओ, गाय किसकी है? बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोला, गाय को दरबार में लाया जाए। गाय को लाया गया। वह शांत भाव से खड़ी रही। बीरबल ने फिर आदेश दिया, गाय को एक कमरे में रख दिया जाए और दोनों किसानों को अगले दिन बुलाया जाए। दूसरे दिन बीरबल ने एक झूठी घोषणा करवाई, आज सुबह गाय ने बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा वहीं कमरे में है। रामू की आंखें चमक उठीं और श्यामू घबरा गया। बीरबल ने गाय और बछड़े के पास दोनों को भेजा। रामू तुरंत बछड़े से लिपट गया और उसकी आंखों में आंसू थे। गाय ने भी उसे चाटना शुरू कर दिया। श्यामू एक कोने में खड़ा रहा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, गाय का असली मालिक रामू है। मां अपनी संतान को पहचानती है और संतान अपनी मां को। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी न्याय बुद्धि सचमुच अद्वितीय है। दरबार की नई चुनौती। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। एक व्यापारी रोते हुए दरबार में आया। व्यापारी, महाराज, मेरी दुकान से किसी ने मेरे जीवन भर की कमाई चुरा ली है, एक बक्सा जिसमें सोने के सिक्के थे। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी, हाँ, मेरे 5 नौकर हैं, मुझे शक है कि उन्हीं में से किसी ने चोरी की है। बीरबल ने सभी 5 को दरबार में बुलवाया। बीरबल की जादुई छड़ी। बीरबल ने 5 नौकरों को 5 लकड़ियां दी, हर एक लकड़ी की लंबाई बराबर थी। बीरबल, ये लकड़ियां जादुई हैं। जो चोर होगा, उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर लकड़ी लेकर चले गए। अगली सुबह सभी फिर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने लकड़ियां मंगाई और तुरंत एक नौकर की ओर इशारा कर कहा, महाराज, यही चोर है। अकबर, पर बीरबल कैसे? बीरबल, इसने डर के मारे रात को लकड़ी का 1 इंच काट दिया ताकि बढ़ने पर लंबी न लगे। इसका मतलब है यह चोर है। अकबर ने ठहाका लगाया। चोर ने अपना अपराध कबूल कर लिया। दरबारी ईर्ष्या और षड्यंत्र। बीरबल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, परंतु कुछ दरबारियों को यह स्वीकार नहीं था, विशेषकर मंत्री बदरुद्दीन को। बदरुद्दीन अकबर से बोला, जहांपनाह, बीरबल तो चालाक हैं, परंतु क्या वे धर्म, न्याय और राजनीति तीनों में बराबर कुशल हैं? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने की योजना बनाई। 3 कठिन प्रश्न। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 1. इस धरती पर सबसे सच्चा व्यक्ति कौन है? 2. सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? 3. सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, उत्तर देने के लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी।
बीरबल की खोज। पहले दिन बीरबल गांव की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने एक किसान को देखा जो अपने बेटे को पढ़ा रहा था। बेटे ने कहा, पिताजी आप भी तो अनपढ़ हैं, फिर मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं? किसान बोला, बेटा मैं चाहता हूं कि तू मुझसे अच्छा बने, मेरी गलती तू न दोहराए। बीरबल ने मन में कहा, यह है सबसे सच्चा व्यक्ति जो खुद स्वीकार करे कि वह अज्ञानी है और दूसरों को आगे बढ़ाए। दूसरे दिन बीरबल ने देखा एक महाजन मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसका बेटा साधु बन गया था। बीरबल ने सोचा, यह है सबसे बड़ा मूर्ख जिसने जीवन भर धन कमाया पर अपने बेटे की आत्मा को नहीं समझ सका। तीसरे दिन उन्होंने एक दृश्य देखा। एक बूढ़ी महिला मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, लेकिन हाथ में एक तलवार थी। बीरबल ने पूछा, माई प्रार्थना के समय यह तलवार क्यों? महिला बोली, बेटा प्रार्थना और रक्षा साथ साथ जरूरी हैं। ईश्वर मदद करता है पर पहले हमें खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। बीरबल मन ही मन बोले, यह है सबसे शक्तिशाली वस्तु आत्मविश्वास और आत्मरक्षा। दरबार में उत्तर। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, एक सबसे सच्चा व्यक्ति वह है जो अपनी कमियों को स्वीकार कर दूसरों को बेहतर बनने का अवसर देता है। 2 सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो जीवन की सच्ची संपत्ति को न पहचान सके। 3 सबसे शक्तिशाली वस्तु है आत्मविश्वास जो मनुष्य को हर परिस्थिति में खड़ा रखता है। अकबर चकित रह गए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। अंतिम मोड़, सच्चाई का इनाम। अब अकबर ने एक और योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी सबसे सच्चा नागरिक दरबार में आएगा उसे अकबर स्वयं पुरस्कृत करेंगे। हजारों लोग दरबार में आए, परंतु हर किसी की कोई न कोई खामी थी, कोई दिखावे में सच कहता, कोई डर के कारण। अंत में एक बच्चा आया। वह केवल 12 वर्ष का था। अकबर, बच्चे क्या तुम सच्चे हो? बच्चा, नहीं महाराज, मैं अब भी झूठ बोल देता हूं, पर कोशिश करता हूं कि हर दिन कुछ सच्चा करूं। अकबर और बीरबल दोनों हंस पड़े। बीरबल, जहांपनाह, यही है सच्चा नागरिक जो अपनी कमियों को माने और उन्हें सुधारने की कोशिश करे। अकबर ने उसे पुरस्कार दिया और कहा, सच्चाई का इनाम किसी सही को नहीं, सही बनने की कोशिश करने वाले को मिलना चाहिए। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है, एक, सच्चाई हमेशा बाहर से नहीं भीतर से पहचानी जाती है। 2, न्याय केवल कानून से नहीं भावनाओं और विवेक से होता है। 3, बुद्धिमत्ता वही है जो दूसरों को चोट न पहुंचाए और सत्य का मार्ग दिखाए। 4, सबसे मूल्यवान इनाम वह है जो आत्मा को संतोष दे। कहानी, बीरबल की चतुराई। प्रस्तावना, बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। जहां अकबर एक न्यायप्रिय और प्रबुद्ध सम्राट थे, वहीं बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। बीरबल न केवल समस्याओं का हल निकालते थे, बल्कि उसमें हास्य और बुद्धिमत्ता का मिश्रण भी कर देते थे। इस कहानी में बीरबल अपनी चतुराई से कैसे एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हैं, यही आपको पढ़ने को मिलेगा। दरबार में आरोप। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। देश भर से आए दरबारी और जनसामान्य राजा के समक्ष अपनी फरियाद रख रहे थे। तभी राजधानी का एक प्रसिद्ध व्यापारी दौड़ता हुआ आया और घुटनों पर बैठ गया। व्यापारी, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे भरोसेमंद नौकर ने मेरी तिजोरी से 1000 अशर्फियां चुरा लीं और अब मुझे ही दोषी ठहरा रहा है।
अकबर ने गहरी दृष्टि से व्यापारी को देखा और बोले, अकबर, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? व्यापारी, महाराज, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं, पर मैं शपथ लेता हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी बेईमानी नहीं की। वह नौकर पिछले 5 वर्षों से मेरे पास काम कर रहा है, पर अब लोभ में आकर उसने मेरी मेहनत लूट ली। अकबर ने नौकर को दरबार में बुलवाया। वह एक साधारण सा व्यक्ति था, नाम था गोपाल। गोपाल, महाराज, यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कभी तिजोरी को हाथ तक नहीं लगाया। अकबर असमंजस में पड़ गए। एक तरफ था नगर का सम्मानित व्यापारी और दूसरी ओर एक नौकर जो अपने को निर्दोष बता रहा था। उन्होंने बीरबल से सलाह ली। बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और बोले, जहांपनाह, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस चोरी की सच्चाई का पता एक दिन में लगा सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, हम सब जानते हैं तुम्हारी चतुराई के किस्से। देखना है इस बार क्या करिश्मा करते हो। जादुई डंडियों की तरकीब। बीरबल ने गोपाल और व्यापारी के सभी नौकरों को बुलाया। फिर उसने सबको एक एक लकड़ी की डंडी दी, जिसकी लंबाई 1 हाथ लगभग 1.5 फुट थी। बीरबल, यह डंडियां जादुई हैं। जो चोर होगा उसकी डंडी कल सुबह तक आधा इंच बड़ी हो जाएगी। नौकर चौंक गए, पर चुपचाप डंडियां ले गए। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन सब पुनः दरबार में आए। बीरबल ने सभी की डंडियां नापी और एक डंडी पर आते ही मुस्कराए। बीरबल, जहांपनाह, चोर यही है, गोपाल। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर, पर कैसे बीरबल? बीरबल, बहुत सरल है महाराज। डंडियां तो सामान्य थीं, पर गोपाल को डर था कि उसकी डंडी सच में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने रात में आधा इंच काट दी। लेकिन यही उसकी गलती थी। जो निर्दोष थे उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उनकी डंडियां वैसी की वैसी रहीं। पर गोपाल ने डर के मारे अपनी ही डंडी काट दी और खुद को चोर सिद्ध कर दिया। गोपाल ने घबराकर चोरी स्वीकार कर ली और अकबर ने उसे दंडित किया। व्यापारी को उसका धन लौटा दिया गया। दरबारी ईर्ष्या और बीरबल की परीक्षा। बीरबल की प्रशंसा दरबार में चारों ओर गूंजने लगी। लेकिन कुछ दरबारी, खासकर सेनापति हुसैन खान, बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगे थे। एक दिन हुसैन खान ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि में संदेह नहीं, पर क्या वह अपनी चतुराई से किसी व्यक्ति की नीयत भी पढ़ सकता है? अकबर मुस्कराए, तुम्हारा मतलब? हुसैन खान, महाराज, मैं चाहता हूं कि बीरबल एक ऐसे व्यक्ति को पहचाने जो दिखने में शरीफ हो पर भीतर से कपटी हो। अकबर ने सहमति जताई और एक योजना बनाई। छलकपट की परख। अगले दिन बीरबल को दरबार में बुलाकर अकबर ने कहा, बीरबल, राज्य के 5 नगरवासियों को दरबार में बुलाया गया है। इनमें से एक बहुत बड़ा अपराधी है, जिसने वर्षों से धोखाधड़ी की है पर पकड़ा नहीं गया। तुम्हें उसे पहचानना है, बिना किसी दस्तावेज या गवाह के। बीरबल मुस्कराया और 5 व्यक्तियों के सामने गया। उसने पहले प्रत्येक से सामान्य प्रश्न पूछे, नाम, व्यवसाय, परिवार आदि। फिर उसने 5 को एक काम सौंपा। आप सभी को एक एक कोरी मिट्टी की हाड़ी दी जाती है। इसमें आपको कल तक फूल उगाना है। जो सबसे सुंदर फूल लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। सब हैरान थे, पर आदेश का पालन किया गया। बीरबल की सूझबूझ। अगले दिन 4 लोग रंग बिरंगे फूल लेकर आए, जबकि एक व्यक्ति खाली हाड़ी लेकर आया। बीरबल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही व्यक्ति सबसे सच्चा है।
अकबर चकित हुए, पर यह तो कुछ लाया ही नहीं। बीरबल, जहांपनाह, मैंने सभी हाड़ियों में उबले बीज रखवाए थे, उनमें फूल नहीं उग सकते। जो फूल लाए हैं उन्होंने बीज बदले हैं, यानी झूठ बोले हैं। पर जिसने खाली हाड़ी लाकर सच बताया वही ईमानदार है। बाकी चार में ही वह अपराधी छिपा है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कपटी को दंड दिया गया। निष्कर्ष: बीरबल की चतुराई ने फिर एक बार साबित कर दिया कि बुद्धि, धैर्य और सच्चाई से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। उन्होंने न केवल अपराधी को पकड़वाया, बल्कि यह भी सिखाया कि असली शक्ति सच्चाई और विवेक में होती है। कहानी छोटी रेखा। भूमिका: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि उनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के किस्से आज भी लोगों को चकित करते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बीरबल बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अकबर के सामने अपनी चतुराई साबित करते हैं। दरबारी चुनौती। एक दिन की बात है। अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और राजा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर ने सब दरबारियों की ओर देखा और बोले, हमारे मन में एक प्रश्न है जो हम अपने प्रिय दरबारियों से पूछना चाहते हैं। सभी दरबारी सतर्क हो गए। अकबर, मान लीजिए कि हमने एक सीधी रेखा जमीन पर खींच दी है। बिना उस रेखा को छुए या मिटाए आपको उसे छोटा करना है। क्या कोई कर सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने उत्तर देने का प्रयास किया, पर सब विफल रहे। अकबर मुस्कराते हुए, बीरबल, क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कुछ पल सोचा। फिर बोले, जहांपनाह, यह कार्य सरल है, पर पहले हमें रेखा दिखाइए। बीच दरबार में रेखा। अकबर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे जमीन पर एक लंबी सीधी रेखा खींचें। उन्होंने तलवार की नोक से संगमरमर की फर्श पर एक रेखा खींच दी। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने पास रखी छड़ी उठाई और पहली रेखा के समानांतर उससे लंबी एक और रेखा खींच दी। दरबारी हक्के बक्के रह गए। बीरबल, जहांपनाह, बिना पहली रेखा को छुए मैंने उसके बगल में एक लंबी रेखा खींच दी है। अब पहली रेखा स्वतः ही छोटी दिख रही है। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि किसी समस्या को हल करने के लिए दृष्टिकोण बदलना आवश्यक होता है। चर्चा का विस्तार। इसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे इस उत्तर से हमें कोई जीवन का पाठ भी मिलता है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह केवल रेखा की बात नहीं है। जीवन में भी कई बार लोग अपने को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। परंतु जो लोग वास्तव में महान होते हैं, वे बिना किसी को गिराए स्वयं और ऊंचाई प्राप्त करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने बिना पहली रेखा को मिटाए दूसरी बड़ी रेखा खींच दी। अकबर बीरबल की बात से अत्यंत प्रभावित हुए। दरबार में ईर्ष्या का माहौल। बीरबल की प्रशंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यह बात कुछ दरबारियों को चुभने लगी, खासकर एक दरबारी राजगुरु जो स्वयं को बहुत ज्ञानी मानते थे। वह सोचते थे कि बीरबल केवल चतुर बातें करता है, पर उसमें कोई गहराई नहीं है। एक दिन उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, एक बात हमने देखी है, बीरबल की चतुराई केवल बातों में है, कर्मों में नहीं। वह समस्याओं को सिर के बल खड़ा कर देता है,
पर क्या वह कभी अपने सिद्धांतों पर अमल कर सकता है? अकबर ने उन्हें खुली छूट दी कि वे बीरबल की परीक्षा लें। नया प्रश्न, जीवन की रेखा। अगले दिन राजगुरु ने दरबार में एक बड़ा कागज मंगवाया। उस पर एक सीधी रेखा खींची और बोले, बीरबल, कल तुमने एक रेखा को छोटी किया था एक और बड़ी रेखा खींचकर। आज हम तुमसे एक और चुनौती देते हैं। यह रेखा जीवन की रेखा है। अब इसे न तो मिटाओ न ही दूसरी रेखा खींचो, लेकिन इसे छोटा कर दिखाओ। बीरबल मुस्कराए और बोले, राजगुरु जी, यह प्रश्न पहले से अधिक रोचक है। इसका उत्तर देने के लिए हमें अनुमति दीजिए कि हम इस रेखा की व्याख्या करें। राजा ने सिर हिलाया। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने रेखा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह रेखा जीवन का प्रतीक है। हर मनुष्य की जीवन रेखा सीमित होती है। यह जन्म से मृत्यु तक फैली होती है। यदि आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो इसके भीतर आनंद, सेवा और सदाचार भर दीजिए। जब कोई व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बना देता है तो समय छोटा हो जाता है, लेकिन जीवन मूल्यवान बन जाता है। राजगुरु चुप हो गए। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। अंतिम सीख। इस घटना के बाद अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, आज बीरबल ने हमें यह सिखाया कि समस्याओं को हल करने के लिए हिंसा, शोर या द्वेष की जरूरत नहीं। केवल सही सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और विवेक ही काफी है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, जीवन में समस्याएं रेखाओं की तरह होती हैं। अगर हम उनका समाधान समझदारी से करें तो वे जीवन को छोटा नहीं, सुंदर बनाती हैं। निष्कर्ष। छोटी रेखा की यह कहानी सिर्फ बीरबल की बुद्धिमत्ता का नहीं, बल्कि उनके दृष्टिकोण, जीवन दर्शन और शांतिपूर्ण समाधान की शक्ति का प्रतीक है। कहानी सिखाती है कि किसी को छोटा दिखाने के लिए उसे गिराना जरूरी नहीं, स्वयं को ऊंचा उठा लेना ही सर्वोत्तम उपाय होता है।